So, hello and welcome to part 2 of the lecture on system of linear equations. अब हम कुछ और क्वेश्चंस कलेक्ट किए हमने, उनको हम डिस्कस करते हैं सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन से। इसके बाद हम आइगन वैल्यूज वाला चैप्टर पढ़ेंगे। सपोज ये क्वेश्चन है, लेट यू एंड वी बिलोंग्स टू आर फॉर बी सच दैट यू इक्वल टू 1 2 3 5 ट्रांसपोज एंड वी इज इक्वल टू दिस वेक्टर। ठीक है, ये हमें देगा 5 4 3 5 3 2 1। द इक्वेशन यू वी ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू वी हैज, इस इक्वेशन का क्या सोल्यूशन आएगा? तो देखो, जो हमारे पास यू है, यू इज इक्वल टू यू वेक्टर इस टाइप से होगा, वन क्या होगा, 1 2 3 एंड 5। एंड वी ट्रांसपोज जो है, वी ट्रांसपोज ये है 5 3 2 एंड 1, ये है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यू इंटू वी ट्रांसपोज वहाँ पे लिखा है, यू इंटू वी ट्रांसपोज, यू इंटू वी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 5 फिर 3 2 एंड 1। सेकेंड रो में करेंगे 10, 3 2 6, 2 2 4 1 2, फिर 3 5 15, 3 3 9, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है। अब ये मान लेते हैं ये मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू दिस। इस मैट्रिक्स का रैंक है, हमें दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट रो है, बाकी सब उसी के मल्टीपल है, ये उसी के सारे मल्टीपल है ना। तो इस मैट्रिक्स की रैंक सीधे सीधे क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ ए हो जाएगी इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें ए की लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है फर्स्ट वाली, ये वाली, बाकी सब उसी के मल्टीपल है। 2 से मल्टीप्लाई किया सेकंड रो आ गई, 3 से मल्टीप्लाई किया थर्ड रो आ गई, 5 से मल्टीप्लाई किया फोर्थ रो आ गई। दैट मीन्स क्या है, एक ही रो के अलग अलग मल्टीपल है, ठीक है। ये क्या है, इसके मल्टीपल्स हैं। तो देयर फॉर रैंक ऑफ ए कितनी हो गई, रैंक ऑफ ए हो गई 1। तो जो ये 4 by 4 की मैट्रिक्स है, उसकी रैंक 1 आ रही है। तो अब देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा इसका। देखो, जब ये जो मैट्रिक्स है ना, ए एक्स इक्वल टू वी, ए एक्स इज इक्वल टू वी, तो इसकी रैंक अगर 1 आ रही है तो इसका मीन्स, और अगर मैं इसमें एक कॉलम जोड़ देता हूँ, ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वी, ठीक है, ये जोड़ देंगे हम, तो इसकी जो रैंक आएगी ना, जैसे ये मैट्रिक्स ये हो गए 5 3 2 1 10 6 4 2 15 9 6 एंड 3 एंड 25 15 10 एंड 5। यहाँ पे मैं एक वी वाला कॉलम एक्स्ट्रा जोड़ूंगा, 5 3 2 1, तो 5 3 2 एंड 1, ये कॉलम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं जब इसकी रैंक निकालूंगा ना, रैंक ऑफ, देखो इसमें से देखो 2 टाइम्स फैक्टर किया, इसमें से 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो जब ये ऑपरेशन लगाऊंगा मैं इसमें ना, जल्दी से मैं ऑपरेशन लगा के देखता हूँ। देखो एक ही लाइन में आ जाएगा। R2 में मीन्स ये ऑपरेशन लगाया हमने, R2 माइनस 2 टाइम्स R1। R3 में ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस 3 टाइम्स R1। R4 में ऑपरेशन लगाया, R4 में R4 माइनस 5 टाइम्स R1। तो क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स ऐसे बन जाएगी, मीन्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू बन जाएगी। देखो 5 3 2 एंड 1, ये ऐसा है। नीचे लिख देते हैं, चलो यहाँ पे ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी ना, वो इस टाइप से होगी। देखो ये बन जाएगी 5 3 2 1, ये बन जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो 5 है। अब हमने इसमें से ऊपर का 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया, 3 - 10, 3 - 10, तो 3 - 10 कितना हो जाएगा, -7, मतलब एक नॉन जीरो नंबर आ गया। ये उसी तरीके से यहाँ पे से 2 में से हमने इसका 15, 2 - 15 क्या आ गया, -13। अब ये आ गया 1 - 25, तो -24, ये आ गया। तो ये एक्लन फॉर्म हो गया मैट्रिक्स की। तो इस मैट्रिक्स रैंक कितनी आ रही है, इनको हम रो लगाएंगे, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, लेकिन एक एटलीस्ट केस में नॉन जीरो रहेगा। तो रैंक ऑफ इस मैट्रिक्स की रैंक आ गई, रैंक ऑफ ए बाई बी, इसकी रैंक आ गई 2, है ना। एक रो तो इसमें ये है ही नॉन जीरो, इनको अगर हमने जीरो बना भी दिया तभी भी क्या है, ये दो तो जीरो बन जाएंगे, ये और ये, बट दिस विल बी नॉन जीरो ऑलवेज। तो यहाँ पे क्या है, रैंक ऑफ ए बी भी आ गई 2, और ए की रैंक है 1। तो ये कौन सा केस आ गया कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ये आ गया। तो ये कौन सा सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है ऐसे केस में, नो सॉल्यूशन वाला केस हो गया। तो इसमें क्या देखो, पहला है इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ये गलत हो गया, नहीं होगा। नो सॉल्यूशन ये सही है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ये भी गलत है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। अब है, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 4 अननोन्स, x1 + x2
यहाँ पे प्लस होगा आई थिंक, प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 4, x1 प्लस समथिंग समथिंग इस टाइप से गिवन है। देन इफ द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन है तो k की क्या वैल्यू होगी, ये जो k यहाँ पे लिखा है कोएफिशिएंट, इसकी क्या वैल्यू। तो नो सोल्यूशन वाला केस क्या होता है, जब पहले हम इसकी मैट्रिक्स लिख देते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो क्या आएगी 1 1 1 1 1 1 1 1 और यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। फिर है 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और यहाँ पर आएगा 5। फिर है 1 3 5 k एंड 5, 1 3 5 k एंड 5, ये आ गया। अब हम इसको अगर अगर मैं हम इसमें वही इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें इसको, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, सिमिलरली R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, तो क्या चेंज हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा 1 1 1 1 0, 2 में से बन गया 1, 3 में से बन गया 2 3, एंड दिस इज 0 2, दिस इज 4 एंड दिस इज k माइनस 1, एंड सिमिलरली 4, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ऐसा हो गया। अब क्या करना है, इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है, तो 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे R3 गोज टू R3 माइनस 2 टाइम्स R2, तो क्या चेंज हो गया, ये 1 1 1 1 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 0, मीन्स 2 टाइम्स गया 0, आएगा k माइनस 1 माइनस 3 टू जो 6, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या आएगा 4 1, इसमें इसका 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना कि वो कह रहा है कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का केस कब आता है, जब ये तो नॉन जीरो है बट ये वाला टर्म अगर जीरो हो जाए, दैट मीन्स ए की रैंक लेस देन आ जाए ए बाई बी से, दैट मीन्स ये जो है दिस फॉर नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन केस क्या होता है, रैंक ऑफ ए जो होती है वो लेस देन होती है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, इससे लेस देन होती है ए ऑगमेंटेड बी, ये होता है। तो दैट मीन्स के माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाए, जीरो, इंप्लाइज के माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो के कितना होना चाहिए, के इज इक्वल टू 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, वहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें से 7 ऑप्शन होगा, दैट विल बी करेक्ट आंसर। Consider the following system of linear equations, x plus y plus 5z equal to 3, and second equation also third equation, and the system is consistent, consistent है if m इन चारों में से क्या m पे क्या कंडीशन होगी, ठीक है। तो फिर से वही इसमें वही लगेगा, देखो सी सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन है, ये नॉन होमोजेनियस वाला सिस्टम है, इसमें वही लगेगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी 1 1 5 एंड 3, 1 2 m एंड 5, 1 2 4 एंड k। कंसिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंट के लिए, कंसिस्टेंट के लिए वही होती है कि रैंक ऑफ ए इज सेम एज रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ठीक है, ये कंसिस्टेंट होता है, दोनों की रैंक इक्वल आनी चाहिए। अब वो इक्वल कितना है उस बात पे डिपेंड करता है कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि इनफिनिट सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, उसका केस ही है। तो अब इसके लिए इसको रो ऑपरेशन में लगाएंगे, R2 गोज टू R2 माइनस R1 एंड R3 गोज टू R3 माइनस R1, तो क्या हो जाएगा देखो 1 1 5 1 1 5, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, m में से 5 गया m माइनस 5, एंड दिस इज 5 माइनस 3 इज 2, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 5 इज माइनस 1, एंड k माइनस 3 इज k माइनस 3। तो इसको भी जीरो बनाना है, एक बार और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स क्या आ गया 1 1 1 1 1 5 एंड 3 0 1 m माइनस 5 2, 0 1 में से 1 गया 0, मतलब यहाँ पे ऑपरेशन नहीं लगेंगे ना, R3 माइनस R2, ये लगेगा ऑपरेशन, तो दैट मीन्स माइनस 1 माइनस, तो प्लस माइनस 1 माइनस m प्लस 5 हो जाएगा, तो माइनस m प्लस 4 हो गया, यानी 4 माइनस m हो गया, ठीक है। एंड दिस विल बी k माइनस 3 माइनस 2, तो k माइनस 5। कंसिस्टेंट सिस्टम कब आएगा, सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम तब होगा जब या तो ये भी नॉन जीरो हो, ये भी नॉन जीरो, या फिर दोनों के दोनों जीरो हो, तो कंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा, कंसिस्टेंट 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 सिस्टम कब होगा, या तो 4 माइनस m इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 5, दोनों के दोनों जीरो हो, तो दोनों के दोनों जीरो मीन्स m इज इक्वल टू 4 हो एंड k इज इक्वल टू 5 हो। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है, कंसिस्टेंट तब भी हो सकता है कि अगर 4 माइनस m इज नॉट इक्वल टू 0
एंड के माइनस फाइव इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, एम नॉट इक्वल टू फोर, के नॉट इक्वल टू फाइव। इन दोनों केस में भी क्या है, सिस्टम जो है दैट विच इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, एम इज इक्वल टू फोर एंड के इज इक्वल टू फाइव। यहाँ पे जो ऑप्शन है द सिस्टम, नहीं द सिस्टम ऑफ, द सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट आएगा। ठीक है, एम इज इक्वल टू फोर एंड के इक्वल टू फाइव, तो ये ऑप्शन इसका सही है। आई थिंक ये क्वेश्चन को फ्रेमिंग सही से नहीं हो रखी है, ये तो या तो एक ही ऑप्शन में देने चाहिए दोनों के दोनों ना, ये और ये दोनों ट्रू होने चाहिए तभी, अगर इसमें से एक सही एक मतलब कि एम तो फोर है लेकिन के फाइव नहीं है, तो उस केस में क्या है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं एम नॉट इक्वल टू फोर, अगर एम नॉट इक्वल टू फोर है, अब के चाहे फाइव हो भी जाए तभी भी क्या बन जाएगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। एम नॉट इक्वल टू फोर के लिए के की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, चाहे वो फाइव, ये वाला जो है वो जीरो होए चाहे नहीं होए, क्योंकि ए की रैंक अगर थ्री आ गई तो ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी दोनों की रैंक क्या देगी, थ्री आ जाएगी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एम नॉट इक्वल टू, एक बार दोबारा से देख लो कैसे। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला केस, ये अगर नॉन जीरो आ गया, इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो अब ये यहाँ पे चाहे जीरो आए, जैसे के माइनस फाइव है, ये वाला जो ये है, यहाँ पे चाहे जीरो आए चाहे ना आए उससे फर्क नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो आ चुका है, यहाँ पे कुछ आया मान लीजिए थ्री, अब यहाँ पे जीरो भी आएगा तो तभी भी इस पूरी की रैंक थ्री है और इतने की रैंक भी थ्री है। तो कब होगा, एम नॉट इक्वल टू फोर पे ये सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो एम नॉट इक्वल टू फोर, ये इसका गलत आंसर है दोनों के दोनों, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एम नॉट इक्वल टू फोर, दिस इज द करेक्ट आंसर। A be a 5 by 4 matrix with real entries such that Ax equal to 0 if and only if x equal to 0। Ax equal to 0 ये होमोजेनियस सिस्टम है, इट इज 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हो गया, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0 का इसका मतलब ये हो गया कि ये एक होमोजेनियस सिस्टम है और उसका सिर्फ एकमात्र x इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन है, वेयर x इज अ 4 by 1 वेक्टर एंड 0 इज अ नल वेक्टर। देन द रैंक ऑफ A इज, द रैंक क्या हो जाएगी A की, देखो A क्या है, A इज अ 5 by 4 मैट्रिक्स। ठीक है, और ए एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब होगा, इसका इंप्लाइज ये होगा कि रैंक ऑफ ए मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा कि इसका सिर्फ जो नल स्पेस है, नल स्पेस में अकेला जीरो एलिमेंट आ रहा है ना, नल स्पेस में कोई नॉन जीरो सोल्यूशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, तो इसका मतलब ये होगा कि रैंक ऑफ ए जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ इन ए में कितने कॉलम है, कितने कॉलम है यहाँ पे फाइव बाई फोर है तो इसकी रैंक फोर हो जाएगी बस, रैंक ऑफ ए। ठीक है, ये फोर है, चार कॉलम, जितने वेरिएबल है मतलब वेरिएबल कितने होते हैं उतने, जितने ए में कॉलम होते हैं उतने वेरिएबल होते हैं। तो ये वही वाला केस हो गया ना, होमोजेनियस में क्या होता है, दो केस होते हैं कि जो आर आया वो एन के इक्वल है और आर लेस देन एन है, तो ये आर इज इक्वल टू एन क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ कॉलम्स या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, आर इज इक्वल टू एन आया तो वो क्या होता है उसमें, खाली जीरो सोल्यूशन होता है बस। ठीक है, जीरो सोल्यूशन वाला एक्स इक्वल टू जीरो इज द ओनली सोल्यूशन, तो ये वही वाला एग्जाम्पल है इसका। हाँ, तो मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, फोर जगह होगा ना, ये नहीं पॉसिबल है। Let A be a n by m matrix and B be a n by 1 vector. Suppose the equation Ax equal to B admit a unique solution, then we conclude that इसका यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि देखो ए एक्स इज इक्वल टू बी है ना, इसका क्या मतलब, यूनिक सोल्यूशन कब आता है नॉन होमोजेनियस का, जब रैंक ऑफ ए जो है इज इक्वल टू कॉलम वेक्टर, नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम वेक्टर या कॉलम नंबर कॉलम्स इन ए में जितने कॉलम है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए में जितने कॉलम है उसके इक्वल आएगी किसकी, रैंक, रैंक इक्वल आएगी, मतलब ये नंबर ऑफ वेरिएबल ही होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल, तो आर ए कितना हो जाएगा, आर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ और है, एडमिट अ यूनिक सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ वेरिएबल जितना एक्स का ऑर्डर है, एक्स का ऑर्डर कितना है, ए जो मैट्रिक्स है उसके उस का जो डायमेंशन दैट इज एन बाई एम, तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी होगी, एम हो गई। और ऑल्सो हमको ये भी पता है कि रैंक ऑफ ए जो होता है दैट इज मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन, ये होता है मिनिमम ऑफ एम, इसका मतलब एम और एन में से छोटा कौन सा है, एम है, रैंक ऑफ ए तो हमने एम निकाल दी है ना, तो ये क्या होता है हमेशा, ये लेस देन इक्वल टू, ये हमने ये इस मतलब देखो
रैंक ऑफ ए आया है एन, एम आया है, तो इसका मतलब जो है एम लेस देन इक्वल टू एन है ना, तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला, इम्प्लाइज एम लेस देन इक्वल टू एन, दिस इज द करेक्ट आंसर, एम लेस देन इक्वल टू एन, एम लेस देन इक्वल टू एन, दिस वन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। ओके, a is equal to 1 minus 1 1 1 1 1 3 2 alpha and 1 3 beta, then the system of equation ax equal to b over the real number has, over the real number has, क्या सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। तो ये वही फिर से वही नॉन होमोजेनियस टाइप का केस आ गया, फिर से वही करेंगे, 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 1 2 3 अल्फा। तो हमें ए एक्स इक्वल टू क्या बताना, कंडीशन बताने की क्या सॉल्यूशन होगा, किस टाइप का होगा, ठीक है। तो हम इसमें सेम वही ऑपरेशन लगाते हैं, आर वन आर टू, सिंपल आर टू टेंड्स टू आर टू माइनस आर वन, और आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री माइनस टू टाइम्स आर वन, वन माइनस वन बीटा माइनस टू, ऐसा हो गया। अब इसमें से इसको हमको क्या करते हैं, इस देखो इस रो पे पूरी जगह से टू टू आ रहा है, तो हम क्या इसमें से हम ये लगा देते हैं कि आर टू टेंस टू आर टू डिवाइड बाई टू, दोनों जगह वन वन आ जाएगा उससे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑपरेशन लगाएंगे कि आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस फाइव टाइम्स आर थ्री आर टू, फाइव टाइम्स आर टू, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वलेंट टू, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ए इज इक्विवेलेंट, ठीक है। जब रो ऑपरेशन लगता है तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होती, इक्विवेलेंट होती है, वन माइनस वन वन जीरो, यहाँ पे वन वन कर दिया था हमने टू से डिवाइड करके, यहाँ पे भी वन आ गया था, यहाँ पे भी वन आ गया था, जीरो इसमें से फाइव टाइम्स गया तो जीरो, अल्फा माइनस टू ही रहेगा क्योंकि ऊपर जीरो है, बीटा माइनस टू और माइनस फाइव, तो माइनस का फाइव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अगर देखो यहाँ पे आ गया अल्फा इक्वल टू, अगर अल्फा की वैल्यू टू हो गई और बीटा की वैल्यू, ये बीटा माइनस सेवन कर देता हूँ इसको, ठीक है, ये सेवन है सीधे, बीटा माइनस सेवन। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा है, नो सॉल्यूशन व्हेन बीटा इज नॉट इक्वल टू सेवन, तो बीटा नॉट इक्वल टू सेवन पे नो सॉल्यूशन से कोई मतलब, नो सॉल्यूशन तब आएगा जब अल्फा इक्वल टू टू होगा एंड बीटा नॉट इक्वल टू सेवन होगा, एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस व्हेन अल्फा नॉट इक्वल टू टू, ये भी गलत है, एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इफ अल्फा इक्वल टू टू एंड बीटा नॉट इक्वल टू सेवन, इस ये तो नो सॉल्यूशन वाला केस हो गया, बता रहा अल्फा की वैल्यू टू हो गई तो ये जीरो हो गया, बीटा नॉट इक्वल टू सेवन है तो मतलब ये नॉन जीरो है, तो इस केस में तो नो सॉल्यूशन वाला केस हो गया ना। अगर देखो अल्फा नॉट इक्वल टू टू है ना, अल्फा नॉट इक्वल टू टू है, तो ए की रैंक हो गई थ्री और ए बाई बी की रैंक भी थ्री हो जाएगी अपनी अभी, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस यहाँ से मैंने क्या कंक्लूड किया कि इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू टू देन रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, इंप्लाइज रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, इसकी रैंक भी थ्री हो जाएगी, क्योंकि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी जो होती है ना हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम थ्री हो सकती है और थ्री से ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, तो दोनों की रैंक इक्वल आ गई, और इक्वल कितनी आई है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ अननोन्स की इक्वल आई, तो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा ऐसे केस में। यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब अल्फा नॉट इक्वल टू टू है, तो किस ऑप्शन में ये यूनिक सोल्यूशन व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल टू टू, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना वो एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इफ अल्फा इज इक्वल टू टू एंड बीटा नॉट, ये है नो सोल्यूशन वाला केस, मैं इसमें लिख भी देता हूँ, ये कौन सा केस है, ये है नो सॉल्यूशन वाला केस, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन केस है। और सेकंड वाले में क्या है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल टू टू, अल्फा नॉट इक्वल टू टू है तो ये तो वही वाला केस हो गया, यूनिक सॉल्यूशन वाला है, ये है यूनिक सॉल्यूशन वाला केस, ये भी गलत है, नो सॉल्यूशन वाला ये भी गलत है, ठीक है। बीटा नॉट इक्वल टू सेवन से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी एन बाई एम मैट्रिक्स एंड बी बी एन बाई वन वेक्टर with real entry, suppose that x equal to b
एडमिट अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या होता है कि इसकी रैंक मीन्स, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि रैंक ऑफ ए बाई बी इज सेम एज रैंक ऑफ ए एंड दैट इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए या नंबर ऑफ वेरिएबल्स है ना, मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, ये है रैंक ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, ये होना चाहिए है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है ए भी है एन बाई एम मैट्रिक्स एंड बी भी है एन बाई वन मैट्रिक्स, ठीक है, तो हमें एम और एन में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो देखो हमको ये पता है कि रैंक ऑफ ए कितनी आ रही है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें, एम है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए कितनी होगी, रैंक ऑफ ए हो गई एम, है ना। और हमको ये भी पता है कि इफ ए इज अ एन बाई एम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होती है, तो रैंक ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है, इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एन एंड एम, इन दोनों में से। और रैंक ऑफ ए एम, एम आया तो यानी कि एम क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया, यानी कि एन छोटा होगा ना, ये छोटा होगा तभी तो रैंक ये आई है, तो एम इज लेस देन इक्वल टू एन यहाँ से आया, ठीक है, एम इज लेस देन इक्वल टू एन, ये है एम इज लेस देन इक्वल टू एन, तो दिस वन इज करेक्ट, ठीक है, बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है, तो ये है। फिर ये लिखा है जैसे द रो स्पेस ऑफ अ 20 by 50 मैट्रिक्स ए हैज डायमेंशन 13, रो स्पेस की डायमेंशन, तो यहाँ पे क्या लिखा है, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस कितनी है, 13 है। देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द स्पेस ऑफ सॉल्यूशन ए एक्स इक्वल टू जीरो, तो ए एक्स इक्वल टू जीरो को जो सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन होती है ना, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये जो है इसका जो सॉल्यूशन स्पेस होगा, सॉल्यूशन स्पेस वो होता है मतलब नल स्पेस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नल स्पेस, नल स्पेस या सॉल्यूशन स्पेस दोनों का एक ही मतलब है, नल स्पेस, ठीक है, नल स्पेस। और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस जो होती है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस उसको बोलते हैं नलिटी, ठीक है। और ये डायमेंशन ऑफ रो स्पेस का मतलब है रैंक, ठीक है, और हमको पता है रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें, 50 कॉलम से, तो कितना आ जाएगा 50, तो रैंक कितनी इसकी 13 प्लस नलिटी हमको निकालनी, नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 50, तो नलिटी ऑफ ए कितना आ गया 37, तो 37 हो जाएगा इसका आंसर बस, ये एक बार दोबारा से देख लो क्वेश्चन क्या है, 20 by 50 की मैट्रिक्स है और डायमेंशन 13, डायमेंशन कितना है इसका 13, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन हैज अ डायमेंशन 13, ठीक है, डायमेंशन 13, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशंस, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, तो डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशन ए एक्स इक्वल टू जीरो, तो ए एक्स इक्वल टू जीरो जो स्पेस है ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका जो सॉल्यूशन स्पेस है ना, उसकी जो डायमेंशन है वो नलिटी है एक्चुअली, है ना, नल स्पेस है, तो नलिटी निकालें तो रैंक नलिटी थ्योरम थी, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर, तो 50 के इक्वल हो गया, तो एन इज इक्वल टू 37 आ गया। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू k, 2x प्लस y माइनस 4z इज इक्वल टू 4, तो ये है हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर k इज इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2 के लिए सॉल्यूशन है क्या है ये हमें निकालना है, k पे कंडीशन निकालनी है, तो k यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो हम इसको इसको देखते हैं, ये इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी पहले, जैसे पीछे किया था 1 3 2 एंड k, फिर है 2 1 माइनस 4 एंड 4, फिर है 0 नहीं सॉरी 5 0 माइनस 14 एंड 10, तो के पे सॉल्यूशन बताना है, मतलब के पे कंडीशन निकालनी है, तो इसमें हम इसको रैंक निकालेंगे इसकी, तो ए ऑगमेंटेड बी है ये, ठीक है, तो इसमें रैंक निकालने के लिए इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा R2 टेंस टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस 5 टाइम्स R1, तो देखो 1 3 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा के, ये आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा देखो 2 में से 2 गया 0, 1 में से 6 गया माइनस का 5, माइनस 4 माइनस 4 माइनस का 8 बन जाएगा, 4 माइनस 2 के, 4 माइनस 2 के, फिर 5 में से 5 गया 0, 0 में से माइनस का 15 माइनस 14 माइनस इसका 5 टाइम्स माइनस का 10 माइनस का 24 हो गया,
ठीक है, एंड ये आ गया 10 माइनस 5 टाइम्स, तो 5k आ जाएगा, 10 माइनस 5k। अब ये हमें दिख रहा है कि इसी का क्या है, मल्टीपल है, तो हम इसमें से रो ऑपरेशन लगाएंगे, R3 टेंस टू R3 माइनस 3 टाइम्स R2, तो A ऑगमेंटेड भी ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, 1 3 2 एंड k 0 माइनस 5 माइनस 8 4 माइनस 2k 0, इसमें से 3 टाइम्स गया 0, इसमें से 3 टाइम्स गया 0, इसमें से 3 टाइम्स गया, तो ये आ गया 10 माइनस 5k, तो यहाँ पे पहले से था, इसमें से 3 टाइम्स माइनस किया हमने 4 माइनस 2k, तो आएगा 10 माइनस 5k माइनस 3 टू द 12 प्लस 3 टू द 6k, तो आएगा -2 प्लस के, यानी कि k माइनस 2, तो k माइनस 2 आ रहा है, ये आ रहा है। अब देखो ये तो जीरो आ चुका है, अगर ये भी जीरो होगा तभी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इफ फॉर k इज इक्वल टू 2, यूनिक तो नहीं होगा, देखो k इक्वल टू 2 होने पे सॉल्यूशन तो मिलेगा बट नॉट यूनिक, वो इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस फॉर k इक्वल टू 2, ये बिल्कुल सही है कि k इक्वल टू 2 होने पे पूरी की रैंक, इसकी रैंक 2 हो जाएगी, पूरी की रैंक भी 2 हो जाएगी, एंड दैट विल बी इक्वल बट लेस देन n, देयरफॉर क्या होगा, इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, तो ये वाला सही है। हैज़ नो सॉल्यूशन फॉर k इक्वल टू 2, नो सॉल्यूशन तो गलत है, नो सॉल्यूशन क्या होगा, k नॉट इक्वल टू 2 पे होगा नो सॉल्यूशन, ये भी गलत है। हैज़ यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी k नॉट इक्वल टू 2, यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी k नॉट इक्वल टू 2, ये भी गलत है, यूनिक सॉल्यूशन इसका कभी आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि a की रैंक 2 बन चुकी है। तो फिलहाल इतने क्वेश्चन थे हमारे पास, तो हम आई होप हम जब आगे आगे अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। थैंक यू।